हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और कमेंट बॉक्स में बताओ तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। आज की क्लास में भी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान तरीके से मैं इसको बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से पेपर में इसको कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन से सवाल हम करेंगे। और अगर आपको इनका आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्योंकि आधा आंसर इसमें छुपा हुआ है। एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है हमें यह बताना है। अब इसने बताया मोटरसाइकिल को बेचने पर, इसका मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है हमारा 22,600 रुपए। इसने बताया इस पर 13% का लाभ होता है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा है कितना? 13%। और हमें बताना कितने रुपए का लाभ हुआ। अब यहां पे मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, पहले आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं और फिर प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले देख लो, अगर कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% रहता है। अगर वस्तु पर 13% का लाभ हुआ तो हमारा क्रय मूल्य हमेशा 100% मान के चलते हैं हम लोग। अगर 13% का लाभ हुआ तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो कितना हो जाएगा? 100 में 13 जोड़ेंगे जो भी प्रतिशत वैल्यू होती है और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 113%। और क्योंकि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 22,600 रुपए, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा 113% है, 113%, ये बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के 22,600। तो 13% मेरा 22,600 के बराबर, 113% 22,600 के बराबर हुआ। तो ऐसी कंडीशन में मेरा 1% किसके बराबर हो जाएगा? 22,600 डिवाइड बाय 113। 113 से उसको काटूंगा, 113 दूनी हो गया आपका 226। तो कितना हुआ? 1% आपका यहां पर बराबर हो जाएगा किसके? 200 के बराबर। और आपसे पूछा गया है कि इसका लाभ कितना हुआ, और लाभ हमें कितना दिया हुआ था? 13% दिया हुआ था। जब आपको 1% का पता चला कि भाई 1% आपका 200 के बराबर है और हमारा लाभ तो कितना था? 13%, तो ऐसी कंडीशन में 13% किसके बराबर होगा? 200 गुणा 13 कर देंगे और 13 दूनी कितना हो गया? 26। तो हमारा जो टोटल लाभ है वो 2600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? पहला तरीका तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है करने का। अब मैं समझाता हूं आपको दूसरा तरीका जो कि बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, बेसिक से हम इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। अगर हम बेसिक मेथड की बात करते हैं तो बेसिक मेथड में ये हमें क्या दिया? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें कितना? 22,600 रुपए। और हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 13%। तो हमें पहले क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना होगा। और मैंने बताया था किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि होगा तो माइनस करेंगे और गुणा में सेलिंग प्राइस हम कर देते हैं। तो 100 गुणा सेलिंग प्राइस है 22,600 डिवाइड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो कि 13 है, ये आपका 113 हो जाएगा। यहां से इसको काटेंगे, 13 दूनी कितना हो गया? 22,600 था, तो 13 दूनी 226, 200 की 10 100 से गुणा करेंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 20,000 रुपए। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपए, बेचा कितने का? 22,600 का। और लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, तो 22,600 में से मैं माइनस करूंगा 20,000 को, तो भी मुझे मिलेगा 2,600। क्लियर बच्चे? तब भी आंसर सही भी आएगा। आपको जो मेथड लगे वो चूज करना है, लेकिन पेपर में गलत करके नहीं आना है। अगला प्रश्न देखो, ये भी आपका अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या क्या है? टुंडला और आगरा के जो बीच की दूरी है वो 40 किलोमीटर है। यहां पर ये टुंडला है टी से, और यहां पर ये आगरा है, और इन दोनों के जो बीच की टोटल दूरी है वो है आपकी 40 किलोमीटर। इसने कहा है यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। आधी दूरी का मतलब हो गया 40 किलोमीटर है पूरी दूरी, तो यहां से आधी दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर यहां से यहां तक, और बची हुई दूरी आधी हो जाएगी, वो भी आपकी 20 किलोमीटर यहां से यहां तक। बीच का बिंदु हम ओ मान लेते हैं। शुरू के जो 20 किलोमीटर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ये चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाकी की जो बची हुई आधी दूरी है वो यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। हमें बताना है कि टुंडला से लेकर आगरा तक उसे कितना समय लगेगा टोटल यात्रा में। तो अगर हम बात करें भाई, यहां से यहां तक उसको मान लो T1 समय लगा, और यहां से आधी दूरी चलने के लिए उसको T2 समय लगा, तो दोनों का जो योग होगा वो हमारा टोटल समय के बराबर होगा। और आपको पता है भाई, चाल तथा दूरी में समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। पहले मैं T1 निकाल लेता हूं। T1 मुझे, पहली दूरी कितनी है बच्चा? पहली दूरी मेरी 20 किलोमीटर है, और किस चाल से चल रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 20 को मैं डिवाइड कर दूंगा 60 को, हल करूंगा, यहां से 0 से 0 कट गया, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो गया? 1/3 घंटा। आपका जो उत्तर है वो मिनट में भी है और घंटे में भी है,
तो हम क्या करते हैं, इस घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। और आपको पता है बच्चे 1 घंटे में होती है आपकी 60 मिनट। तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ T1 बराबर 1/3 गुणा 60, यहाँ से हल करूंगा 3 दूनी 6, तो यानी कि T1 मेरा हो गया 20 मिनट। आधी दूरी चलने में मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा है, 20 मिनट का समय मेरा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब हम दूसरा समय निकालेंगे T2। T2 जो है मेरा क्या है, दूरी बटा चाल। दूरी ये क्या है, आधी दूरी थी तो 20 ही किलोमीटर है दूरी, दूरी हो गया 20, और चाल कितनी चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हल करेंगे 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर हो गया 1/2 घंटा। और आपको पता है 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है, तो 1/2 घंटे को मैं 60 से गुणा करूंगा, इसको हल कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 30 मिनट। तो यहां से यहां तक चलने में उसको लगाया कितना, 30 मिनट। आपको बताना भाई टोटल समय कितना लगेगा, और टोटल समय था क्या था, T बराबर T1 + T2। तो पहले लगा उसको यहां से यहां तक चलने में 20 मिनट, और फिर बाकी आधी दूरी चलने में लगा उसको 30 मिनट। तो 20 30 50 मिनट उसको टोटल समय लगा है पूरी दूरी को तय करने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर समझ में आ रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कहां से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें बताना महत्तम समाप्त वर्त्य यानी कि HCF बताना है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई HCF बताओ इसमें क्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखनी है ये सारी सारी घातें, और इन घातों में देखनी क्या सबके सब अभाज्य संख्याओं की घातें हैं। तो ये सारी सारी आपकी अभाज्य संख्याओं की घातें हैं। एक संख्या आपकी ये है टोटल, एक ग्रुप आपको ये दिया है अभाज्य संख्याओं का, और एक ग्रुप आपको ये दिया है अभाज्य संख्याओं का। अगर आपको HCF निकालना है तो HCF में आपको देखनी होगी सबसे छोटी वाली घात और जो सब में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, और यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो इसमें से सबसे छोटी घात को हमें सेलेक्ट करना है। तो HCF बराबर हो जाएगा 2 की घात 2। उसके बाद 3 को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, और यहाँ पे 3 की घात 4 है, और हमें सेलेक्ट करनी है सबसे छोटी घात जब हम HCF निकालते हैं। तो ये हो गया 3 की घात 2, तो गुणा में लिखेंगे 3 की पावर 2। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 5 की घात 5, यहाँ पर 5 की घात 2 है, और यहाँ पे 5 जो है सिंगल है, एक घात है, कुछ नहीं है, तो एक घात माना जाएगा। और हमें तो सबसे छोटा लेना है, तो इनटू में हम यहाँ पे 5 लेंगे। तो हमारा HCF हो जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। और सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जो तीनों में होते हैं। ऐसा नहीं देखो 7 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, लेकिन इस पहले वाले में 7 नहीं है, तो इसलिए 7 को हमें नहीं लेना है। HCF में केवल उन्हीं को लेते हैं घातों को जो तीनों में कॉमन होते हैं। क्लियर बच्चे। अब हम बात करते हैं LCM की। अगर ऐसे ही आपको कहा जाए कि भाई LCM बताओ क्या होगा, तो जब हम LCM निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो इसमें हमें सबसे बड़ी घातों को चूज करना होता है। तो सबसे पहले देखो 2 की बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, और यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो LCM में 2 की घात 4 लेंगे, गुणा, फिर हम यहाँ पे 3 को चेक करते हैं, 3 की घात 1 और यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो हमें बड़ी घातों को लेना है जब LCM निकालते हैं। 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणा में 5 की घात यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 की घात 1 है। बड़ी घातों को लेना है तो 5 की घात 2 लेंगे। उसके बाद हम लेंगे बच्चे यहाँ पे 7 है, और यहाँ 7 की घात 2 है। बड़ी घातों को लेंगे तो 7 की घात 2। HCF में क्या करते थे, जो दोनों में नहीं होता था उसको नहीं लेते, लेकिन LCM में पहले जो सब में कॉमन होता है उनकी बड़ी घात लेंगे, और फिर जो बची हुई संख्या होगी जो कॉमन नहीं होगी उसको भी इसके साथ में रखना है, तो इनटू में 11 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं कौन सा आंसर है। 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस तरह के सवाल ही आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब जो सिलेबस काफी चेंज हो गया पहले से, इसलिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी हद तक पेपर में आएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी क्लास, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।